हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि सार्क क्या है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आसियान देश क्या होते हैं। पर अपन शुरुआत सार्क से करेंगे ताकि सार्क से आपको आसियान समझने में बड़ी आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स ये नंबर 1, श्रीलंका नंबर 2, इंडिया नंबर 3, पाकिस्तान नंबर 4, अफ़गानिस्तान नंबर 5, नेपाल नंबर 6, भूटान नंबर 7 और बांग्लादेश नंबर 8। तो सार्क के अंदर टोटल 8 देश होते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसको अपन थोड़ा नॉर्मली और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात तो इसकी जो हेडक्वार्टर है ना, वो है काठमांडू के अंदर। काठमांडू के अंदर इसकी हेडक्वार्टर है, किसकी? सार्क की। अब अपन समझते हैं मालदीव्स। मालदीव ये एक, इसके साथ में इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, गुड। तो यहाँ पर इंडिया ने दरअसल एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था कैक्टस। एक कैक्टस ऑपरेशन चलाया था क्योंकि यहाँ पर एक विद्रोह हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जो इनके जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला कयूम को हटाने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत द्वारा, कैक्टस। तो यहाँ पर नई दिल्ली से, इधर से, ये यहाँ से एयरफोर्स आई और इनको कचोड़ मचोड़ के चली गई और यहाँ पे सारा सब कुछ विद्रोह दबा दिया गया और अभी फिर अब्दुल्ला कयूम बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ पे क्या किया है यहाँ की सरकार ने कि इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। अच्छे रिजॉर्ट वगैरह, एकदम बढ़िया रिजॉर्ट, बीच वगैरह बना दिया। अब यहाँ पे खाली टूरिस्ट लोग आते हैं और इसकी इकोनॉमी चलाते हैं, इसलिए ये एक रिच कंट्री है। ठीक है, ये हो गया मालदीव्स। अब अपन चलते हैं श्रीलंका के ऊपर। अब ये श्रीलंका देखिए, ये है। अब ये एक ऐसा लगता है जैसे आंसू होता है ना, आंसू, अपन रोते हैं तो आंसू आता है। तो ये इंडियन ओशन का आंसू भी कहलाता है। इंडियन ओशन का आंसू कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा देश इंडियन ओशन का आंसू है, तो वो आता है श्रीलंका। इसके अलावा इंडियन ओशन का मोती भी बोलते हैं इसको, मोती या पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। आज का सर जुकाम मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मेरी थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ है, पर फिर भी कोई नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसको बोलते हैं पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। अब ये दरअसल इम्पोर्टेंट क्यों है श्रीलंका? क्योंकि यहाँ से कोई भी अगर जहाज़ निकलता है तो वो कोलंबो के अंदर रीफिलिंग का काम करता है। कोलंबो में रीफिलिंग का काम करता है। रीफिलिंग होता है या रीफ्यूलिंग होता है, या खाना वाना लेना होता है, तो वो श्रीलंका से लेते हैं। बाकी देश तो आपको पता ही है कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये क्यों सार्क के देश हैं। और इसके अंदर इंडिया की सबसे ज़्यादा चलती, क्योंकि इंडिया के पास ही केवल स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इसरो बोलते हैं। तो ये तो आपका हो गया सार्क। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन की। आप ये देखिए, ये डायरेक्शन यू और ये डायरेक्शन यू, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट।
पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अर्थ जो है वो एक चुंबक के जैसे है। तो चुंबक या मैग्नेट के अंदर, या आपने कभी मैग्नेट उठा के देखा होगा, जहाज पुराने पुरानी पिक्चरों के अंदर मैग्नेट होते थे जिनसे डायरेक्शन पता करते थे, उसके अंदर केवल नॉर्थ और केवल साउथ ही होता था, ईस्ट वेस्ट नहीं होता था। ठीक है, तो जो मैग्नेट में जिसकी वैल्यू दी गई है उसी को हाई माना जाएगा। ईस्ट और वेस्ट के मुकाबले नॉर्थ और साउथ की वैल्यू ज़्यादा है। तो अब अगर अपन इसको यूं करें तो ये भी डायरेक्शन हुए, पर नॉर्थ और साउथ की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, और नॉर्थ की ऊपर वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर फिर साउथ की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, और ये ऐसे ही ऊपर होगा नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गई डायरेक्शन की कहानी आप लोगों को? नहीं आई है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आप ये देखिए कि ये तो सार्क हो गए, अब बात करते हैं आसियान की। तो अब ये देश, ये कौन सा एरिया हुआ? साउथ ईस्ट, ये हुआ साउथ ईस्ट। तो वो देश जिनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, तो इस आसियान का फुल फॉर्म हुआ ASEAN, आसियान। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म हुआ, देखिए बताता हूँ, ASEAN, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये साउथ ईस्ट के अंदर आया। आसियान का मतलब हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसके अंदर कितने देश आते हैं? इसके अंदर टोटल 10 देश आते हैं, टोटल 10 देश आते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि वो 10 देश कौन से हैं। सबसे पहले आता है ये म्यांमार, ये देखिए ये वाला म्यांमार। ये वाला म्यांमार, पहले इसका नाम था बर्मा, पहले इसका नाम था बर्मा, और ये पहले भारत का ही हिस्सा था। और 1935 में इंडियन रूल एक्ट, या इसको बोलेंगे भारतीय शासन अधिनियम, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको एक अलग देश बना दिया गया। पहले ये भारत का हिस्सा था। अच्छा आप ये देखिए, अंग्रेज लोग जहाँ पर भी गए ना उस देश के टुकड़े ही करें, बिल्कुल ही बकवास लोग थे ये। इन्होंने हर, अब देखो भारत से इन्होंने म्यांमार तोड़ दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को इन्होंने अलग अलग कर दिया, कश्मीर विवाद इन लोगों की जड़ थी। तो आप ये देखिए अंग्रेजों ने जो भी देश, मतलब यही नहीं, अफ्रीका के अंदर भी जितने देश हैं वो सारे तोड़े, और आगे भी मैं बताऊंगा आपको कि अंग्रेजों ने क्या क्या तोड़ा है। तो पहले ये बर्मा था जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, और इसकी कैपिटल है रंगून, और इसको 1935 इंडियन रूल एक्ट या भारत शासन अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया। तो सबसे पहला देश जो आसियान के अंदर जुड़ा वो था म्यांमार। उसके बाद में दूसरा देश जो जुड़ा वो था ये बैंकॉक, बैंकॉक जिसकी राजधानी है थाईलैंड, थाईलैंड सेकंड नंबर का। अब थाईलैंड जो है ना वो दरअसल वाइट हाथी के लिए, वाइट एलिफेंट के लिए फेमस है। अपने इंडिया के अंदर भी जो है ना हाथियों को लेकर के बहुत मान्यता है, और हाथी को लेकर के अपन गणपति का रूप मानते हैं।
पर इसमें क्या होता है, अपन लोग जो है ना मेनली साउथ के जो लोग होते हैं ना वो यहाँ पे एलिफेंट्स को ज़्यादा मानते हैं और यहाँ होते भी ज़्यादा हैं। हाथी साउथ में ज़्यादा पाए जाते हैं। अपने नॉर्थ के अंदर तो क्या है, मेले वेले में या शादियों के अंदर लेके आते हैं हाथी, बाकी ऐसे होते नहीं। और यहाँ पे वाइट एलिफेंट को ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है। और इसके अलावा थाईलैंड काहे के लिए फेमस होता है आपको भी पता है, मसाज या ये कराने के लिए लोग जाते हैं। तो आसियान का जो दूसरा देश है ना वो है थाईलैंड। अब बात आती है साहब, एक कंट्री थी जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया। ये थी कंट्री, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये एक कंट्री थी जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया। अब इसका नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया क्यों था ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंग्रेज लोग या गोरे लोग जहाँ भी जाते हैं उस देश के टुकड़े करते हैं। तो जब ये लोग यहाँ से गए, तो इस देश के 3 टुकड़े किए। एक तो बना लाओस, दूसरा बना वियतनाम और तीसरा बना कंबोडिया। कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस। तो ये कितने हो गए आपके देश? 5। अब ये मैं आपको बताता हूं कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया थी क्या। देखिए, दरअसल वास्को डी गामा था ना, वो पुर्तगाल से निकला इंडिया की खोज में। ये देखिए, स्पेन के पास के अंदर ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, स्पेन के पास के अंदर ये छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, ये है पुर्तगाल। ठीक है, तो वास्को डी गामा यहाँ से निकला यूं घूमते हुए और वो यहाँ आ गया और उसने बोला यहाँ से आप सीधे जाओगे ना तो इंडिया आ जाएगा। तो उनकी देखा देखी फ्रांस वाले भी निकले यूं, वो यहाँ पहुँच गए, पर वो इंडिया आने के बजाय वो सीधे यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे इनको लगा रहे तो इंडिया है, तो उसने अपना नाम क्या रख लिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने अपने कंपनी का नाम रख दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया। भले वो इंडिया में थे ही नहीं, वो लोग पहुंच गए थे कहाँ पे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, अब जब उनको होश आया ना कि अरे यार ये तो हम कल कहाँ और पहुंच गए इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया पे जाना त्याग दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ब्रिटिशर्स थे, पुर्तगाली थे, डच थे। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा छोड़ो अपन तो यहीं पे रहते हैं। तो उन्होंने इन पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का था जो जहाँ पहुँच गया, वो खाली जगह मिली उस पर कब्जा इन्होंने कर लिया। ठीक है, आई बात समझ में आपके। इन्होंने कब्जा कर लिया। अब होता ये है कि आप देखो, ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, इस पे किसका कब्जा हुआ है? डेनमार्क का। यहाँ पे डेनमार्क का कब्जा हुआ है। यहाँ से निकले और इस पे कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। जो रहता है वो इग्लू में रहता है, या वहाँ पे सील मछलियाँ, ये बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, सील मछलियाँ रहती हैं, या वहाँ पे पोलर बेयर वगैरह रहते हैं, कोई नहीं रहता। पर अंग्रेज़ों का ये जो जगह खाली मिली या गोरे लोगों की, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलो वापस अपन आसियान पे चलते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं छठे देश की। छठा देश आता है साहब आपका मलेशिया। मलेशिया आपका यहाँ है, ये पूरा, ये पूरा। अब दरअसल ये क्या था, एक टाइम के अंदर ये पूरा लैंड था, पर प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहाँ पर पानी आ गया। तो ये इस तरीके से बन गया है मलेशिया।
मलेशिया ऐसा बन गया है, मलेशिया। ठीक है। तो आपका छठा देश हुआ ये, छठा देश हुआ आपका ये। अब सातवें की बात करते हैं। सातवां जो है ना वो है आपका इंडोनेशिया। ये देखिए ये पूरा इंडोनेशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया है। ये दरअसल इंडोनेशिया जो है ये 80,000 आइलैंड मिलकर के ये बनता है। ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये भी, इसका भी यही हुआ है। 80,000 आइलैंड बनकर के ये बना है इंडोनेशिया। अच्छा मैं आपको बता दूं, आसियान देश जो हैं, आसियान देश जो है इनकी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता में। ठीक है। ऐसी आप देखो, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह या दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया। अब ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, देखिए ये वर्ल्ड मैप में देखिए, ये है इंडोनेशिया, और ऐसे ही यहां पर एक द्वीप समूह है, ये इसको बोलते हैं हम कैरेबियन, कैरेबियन आइलैंड, इसको हम वेस्ट इंडीज ही बोलते हैं। और अगर धरती को अपन ऐसे फाड़े हैं तो ईस्ट का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया, और वेस्ट का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड। पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, याद रखना ये एग्जाम के अंदर आता है। वेस्ट का वेस्ट इंडीज और ईस्ट का इंडोनेशिया, पर पूरी दुनिया का इंडोनेशिया, पूरी इंडिया का इंडोनेशिया, को इसमें 80,000 से ज़्यादा आइलैंड हैं। आ गई कहानी समझ? चलिए उस पर चलते हैं अपन। तो ये हो गया आपका सातवां देश। अब बात करते हैं अपन आठवें की। आप ये देखिए, यहां पर है एक सिंगापुर, ये सिंगापुर एक अलग देश बन गया, और ये ब्रुनई ये एक अलग देश बन गया, अलग देश बन गया। ठीक है। तो ये दो, अब क्या है कि ये होगा आपका सातवां और ये हो गया आपका आठवां। अब क्या है, सिंगापुर जो है ना वो बहुत डेवलप है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ से जो भी कोई अपना जहाज़ लाता है वो रीफ्यूलिंग के लिए सिंगापुर रुकता है, और यहाँ से निकलता है और फिर यहाँ या तो यूं करता है या यूं निकल के कोलंबो रुकता है। तो जहाँ पे रीफ्यूलिंग का काम होगा या रीफिलिंग का काम होगा या खाने पीने का काम, वहाँ पे पैसे लगेंगे। तो सिंगापुर बहुत वो हो गया। जो सिंगापुर है ना वो बहुत अमीर हो गया। अब इसी बीच के अंदर थाईलैंड को भी खुजली हुई कि यार अगर मैं भी ऐसे ही रीफ्यूलिंग का काम करवाऊं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। कैसे अमीर बन सकता हूं? थाईलैंड देखो, आप ये म्यांमार तो यहीं रुक गया, थाईलैंड से यहाँ पर कोई एक किलोमीटर का फासला है, उसने यहाँ पे नहर बनानी शुरू की खोद खाद के। अपने को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सिंगापुर से प्रॉब्लम है ना थाईलैंड से प्रॉब्लम है, जिसको जो करना है वो करो। उसने, या तो वो कहता है कि आपको, जैसे ताइवान वाले कोई कंपनी ले जाते हैं, जापान वाले अपनी कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, या चाइना वाले कोई ओप्पो जैसे कुछ बेचने के लिए लाते हैं, तो बोले आप इतना नीचे जाते हो, आप मेरे यहीं से आ जाओ और यहाँ से कर जाओ, आपको छोटा पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण वाले आ गए, एनवायरमेंटल वाले आ गए। अब इनको डेवलपमेंट भी चाहिए और इनको पर्यावरण की भी देखनी है, तो पर्यावरण देख लो या डेवलपमेंट देख लो। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर आप कैनाल बना दोगे तो यहाँ के जीव जंतुओं को, जो समुद्री जीव जंतु, उनको बड़ा नुकसान होगा। तो वो यहाँ पे अड़ंगा लगा रखा है। पर अगर ये कैनाल बन जाती है तो इससे थाईलैंड जो है वो बहुत रिच कंट्री हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा रिच। और सही बात है, इतना लंबा रूट लेके कोई जाएगा ही नहीं, कोई भी नहीं जाएगा।
तो ये हो गए आपके 8 और 9। अब इसके अलावा 10वां देश जो है ना आपका, 10वां देश है आपका ये फिलीपींस। इसकी कैपिटल है मनीला। ये फिलीपींस आपका 10वां देश है आसियान के अंदर। तो ये 10 देश जो है ना वो आते हैं आसियान के अंदर। अब एक मुद्दा और अटकता है। एक मुद्दा और क्या अटकता है कि एक कंट्री है ईस्ट तिमोर, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। जिसकी कैपिटल है दिल्ली। तो एग्जाम के अंदर कई बार आता है ना कंट्रियों के अंदर कि दिल्ली किसकी कैपिटल है, तो लोग इंडिया ठो गया है। ये गलत है, वो है दिल्ली, DELHI, हिंदी में बोलते हैं दिल्ली। ये है दिल्ली, ईस्ट तिमोर, तो उस पर ठो गया, रॉन्ग हो गया। इसकी कैपिटल है दिल्ली। अब क्या हुआ, ये ईस्ट तिमोर के ऊपर 400 साल तक, 400 साल तक ये पोर्तुगल की कॉलोनी बन के रहा। और 400 साल के बाद जब ये आज़ाद हुआ तो इसके ऊपर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया। मतलब भैया आज़ाद हुए और फिर से कब्जा कर लिया गया। गुलामी हटी और फिर गुलाम हो गए। फिर दुनिया के सारे देशों ने प्रेशर बनाया और इसको आज़ादी दिलाई। जब इसको आज़ादी दिलाई तो इंडोनेशिया जो है वो चिढ़ गया, इसलिए वो ईस्ट तिमोर को आसियान के अंदर शामिल नहीं होने देता है। ईस्ट तिमोर को शामिल नहीं होने देता है। वो कहता है अगर इसको तुम शामिल करोगे तो मैं आसियान से हट जाऊंगा। अब एक बड़ा देश अगर आसियान से हटेगा तो छोटे के लिए बड़े से दुश्मनी कौन मोल लेवे, तो इसलिए वो इसको आने नहीं देता। बाकी कायदे से तो ये भी आसियान का ही हिस्सा होना चाहिए। 10 की जगह 11 देश होने चाहिए, 10 की जगह 11, पर वो इसको शामिल नहीं होने देता है। तो भाई ये थी आज की क्लास। मैंने आपको बता दिया सार्क, और मैंने आप लोगों को बता दिया है आसियान। ये मैं आप लोगों को दोनों खत्म करा चुका हूं। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या मेरी आईडी के इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर पूछ लीजिएगा आप, डॉक्टर ज्योग्राफी के नाम से बनी हुई है। इसके अलावा फेसबुक पे भी मैं हूँ। वहाँ जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पूछ लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, नहीं तो इसके बिना आपको नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और मेरा वीडियो टाइमली आपको नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।